Today we have the most important and the most interesting uh, topic of this chapter, that is the nerve impulse. तो हमने डिस्कशन करनी है नर्व इम्पल्स। नर्व, अच्छा, सबसे पहले तो यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नर्व इम्पल्स। हाउ कैन यू डिफाइन द नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या होता है? एनीवे, सिंपल सा, बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं किया, बहुत इजी सवाल किया। हाउ कैन यू एक्चुअली डिफाइन द नर्व इम्पल्स? कैसे डिफाइन कर सकते हो? So, nerve impulse is something which is the electrochemical changes. Electrochemical changes क्या है? आपको पता है, लेट्स सपोज दिस इज द न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जो कि इलेक्ट्रिकल होंगे। ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल होंगे, बल्कि इट इज electrochemical changes. So, how can you define the nerve impulse? It is the electrochemical changes. It is the wave of electrochemical changes. एक ऐसी वेव जो किसकी वजह से? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से। और फिर वो पूरे न्यूरॉन को ट्रैवल करते हुए सिग्नल लेकर जा रहे हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन द नर्व इम्पल्स? इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। क्या मतलब? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आया है जिसकी वजह से एक वेव जनरेट हुई है, और ये वेव पूरे न्यूरॉन को क्रॉस करते हुए मैसेज लेकर जा रही है। ये मैसेज लेकर आ रही है, डिपेंड्स, ठीक है। That is the simple definition of the nerve impulse. So, how can you define the nerve impulse? It is the wave of electrochemical change that travels along the length of the neuron and involving the movement of different ions. ठीक है, अभी बस इतना याद रख लो, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, अब सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, उनको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि सर, नर्व इम्पल्स किन में जनरेट होगा? नर्व इम्पल्स किन में जनरेट होगा? ठीक है, just wait. Wait, just wait for a minute. Okay. So I was talking about the nerve impulse, और इसके अंदर हमने ये बात की कि इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो पूरी न्यूरॉन की लेंथ को क्रॉस करते हुए आती है। अच्छा, अब देखो, एक बात याद रखना कि एक मेम्ब्रेन है। लेट्स सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एनीवे, membrane of the neuron is called what? This is the simple neurolema. You can say that this is the neurolema. This is neurolema. This is neurolema. अब इस वक्त इस न्यूरॉन में किसी भी किस्म का कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो। सपोज इस वक्त इस न्यूरॉन में किसी भी किस्म का कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो। अगर मैं इस वक्त एक इलेक्ट्रोड वोल्टेज मेजर करने के लिए बाहर और एक अंदर लगाऊं, तो मुझे क्या नजर आएगा? मुझे ये नजर आएगा कि मैंने इस वक्त न्यूरोलीमा कौन, इस वक्त न्यूरॉन कौन सी कंडीशन पे? रेस्टिंग कंडीशन। जब न्यूरॉन इस वक्त रेस्टिंग कंडीशन पे है, रेस्टिंग कंडीशन का मतलब ये है कि इस वक्त इसमें से कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा, कोई ये नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा। इस वक्त अगर मैं एक पोटेंशियोमीटर, एक वोल्ट मीटर, उसका एक इलेक्ट्रोड बाहर लगाऊं और एक इलेक्ट्रोड अंदर लगाऊं, और मैं ये देखूं कि क्या मुझे कोई रीडिंग मिल रही है वोल्टेज की, तो मुझे क्या नजर आएगा कि मुझे एक रीडिंग मिलेगी। वो होगी तकरीबन -70 टू -90। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट मिलेगी। -70 टू -90 मिली वोल्ट्स। अब ये कहानी है क्या बेसिकली? इसके बारे में
अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया न्यूरोलीमा के बाहर, यानी कि न्यूरॉन के बाहर, और एक इलेक्ट्रोड लगाया अंदर, तो मुझे क्या नजर आया? मुझे ये नजर आया कि मुझे हैरत अंगेज तौर पे एक वोल्टेज डिफरेंस मिला बिटवीन द बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड। ये जो मुझे वैल्यू मिली ना, इस वक्त जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पे था, और न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पे होके जब मैंने इलेक्ट्रोड लगाया एक बाहर एक अंदर, तो मुझे एक वैल्यू मिली। दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी। आरएमपी क्या है? न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पे, न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पे है, मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया बाहर, एक इलेक्ट्रोड लगाया अंदर। अब जब मैंने देखा कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे क्या नजर आया कि यस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मुझे नजर क्या, how can you define the resting membrane potential? How can you define the potential difference across the membrane when neuron is not stimulated? The potential difference across the neuron when when neuron is not stimulated at all, that is called the resting membrane potential. यानी कि एक वैल्यू मिल गई मुझे, दिस इज द वैल्यू, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट। अब जब मैंने देखा गौर से, तो मुझे ये नजर आया कि नॉर्मली जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पे है, न्यूरॉन में कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा, तो बाहर बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो क्या पोल्स जनरेट हो गए? बाहर बाहर पॉजिटिव पोल, अंदर नेगेटिव पोल। ऐसा हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेम्ब्रेन इस वक्त पोलराइज स्टेट के अंदर है? यस, यू कैन से दैट मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब है पोल्स बने हुए हैं। पोल्स क्यों बने हुए हैं? क्योंकि बाहर पॉजिटिव आइन ज्यादा है, अंदर नेगेटिव आइन ज्यादा है, तो मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड राइट नाउ। मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड राइट नाउ। बात क्लियर हो जाती है, सही है। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन, आरएमपी जो लिखा, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, उस पर हमने डिस्कशन कर ली। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगेन रिपीट करता हूँ, द डेफिनेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक दूसरे अल्फाजों में, द नेट डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। अब सवाल ये होता है कि मेम्ब्रेन में ये पोलराइज स्टेट है क्यों? वाई वाई द पॉजिटिव चार्ज इज मोर आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इज मोर इनसाइड ड्यूरिंग अ नॉन कंडक्टिंग स्टेट। यानी कि न्यूरॉन इस वक्त कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, और कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? व्हाट आर द फैक्टर्स? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और इसी पोलराइज्ड होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आपको बाहर और अंदर, जिसे आप क्या कह रहे हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दे रहे हो। इसकी वैल्यू कितनी है? -70 टू -90। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भैया? बोलो जल्दी। इज इट क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो फैक्टर्स एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। फैक्टर्स दैट मेंटेन आर एम पी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो कौन से फैक्टर्स हैं
जिनकी वजह से मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, जिनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। अब उन फैक्टर्स को बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, दैट इज द डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ आइंस। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ आइंस। अब ये कहानी क्या है, सुनो। मेरा सवाल आपसे ये है कि लेट सपोज दिस इज अ न्यूरोलीमा, दिस इज अ न्यूरोलीमा, सही है। दिस इज अ सिंपल न्यूरोलीमा। ये न्यूरोलीमा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये न्यूरोलीमा तमाम आइंस के लिए सेम परमिएबिलिटी रखेगी? परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि तमाम आइंस को एक इक्वल मौका फराम करेगी अंदर या बाहर जाने का। भाई सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। नहीं, सवाल बहुत सिंपल सा है कि भाई हमारी जो न्यूरोलीमा है वो तमाम आइंस को क्या इक्वल मौका फराम करेगी कि वो अंदर आए या वो बाहर जाए? नहीं। मेम्ब्रेन कुछ आइंस के लिए ज्यादा परमिएबल और कुछ आइंस के लिए लेस परमिएबल। क्या मतलब? कुछ आइंस को फेवर करती है कि वो अंदर या बाहर चले जाए, कुछ आइंस को फेवर नहीं करती कि वो अंदर या बाहर चले। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल। दिस इज द इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। तो बाहर सेल, ये वाला सेल के बाहर है और ये सेल के अंदर। दिस इज द इंटर इंटर सेलुलर। अब याद रखना कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे है तो बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और पोटासियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। जबकि सेल के अंदर पोटासियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। अच्छा, अब सर कितनी कम है या कितनी ज्यादा है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू अंदर के। और अंदर अंदर पोटासियम 30 गुना, या कुछ किताबें 20 गुना भी कहती हैं, 20 टाइम्स और 30 टाइम्स ज्यादा मौजूद है एज कंपेयर टू बाहर। ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात की। मैंने बहुत सिंपल सी बात की है। बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। इज इट क्लियर? बोलो बोलो मेरे साथ। इज इट क्लियर? बोलो भैया। सर, बेटा मैंने बिल्कुल सही लिखा है। बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। सिंपल। तो ये देखो ना, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। सिंपल, वेरी सिंपल। चलो, अब एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो न्यूरोलीमा है ना, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसे आप न्यूरोलीमा कह रहे हो,
नॉर्मली ये तमाम आइंस के लिए रेस्टिंग कंडीशन पे इम्परमिएबल है। क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला? न्यूरोलीमा रेस्टिंग कंडीशन पे तमाम आइंस के लिए इम्परमिएबल। तमाम आइंस के लिए इम्परमिएबल का मतलब है किसी भी आइन को अंदर नहीं आने दें, सिवाय 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 पोटासियम की। क्यों सर पोटेशियम पे फेवर क्यों? सोडियम का फेवर क्यों नहीं है? क्योंकि मेम्ब्रेन में, याद रखना, न्यूरोलीमा में नंबर ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल इज मोर एज कंपेयर टू अदर आइंस। ठीक है, न्यूरोलीमा में क्या ज्यादा है? पोटेशियम लीकी चैनल्स ज्यादा है। अब ये लीकी चैनल्स क्या होते हैं? बोलो भाई, एनीवन? लीकी चैनल्स क्या होते हैं? पढ़ा चुका हूं मैं। एनीवन, लीकी चैनल्स क्या होता है? ये वो चैनल्स होते हैं जो हर वक्त खुले रहते हैं। सिंपल, जो हर वक्त खुले होते हैं। अच्छा। अच्छा भाई, बात सही है। आपकी बात समझ में आ जाती है। मैंने आपको क्या कहा? न्यूरोलीमा में पोटासियम लीकी चैनल ज्यादा है, एंड लीकी चैनल्स आर बेसिकली फेवरिंग द ट्रांसपोर्ट इन फेवर ऑफ कंसेंट्रेशन। यानी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला ही काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर पोटासियम लीकी चैनल ज्यादा है तो पोटेशियम की मूवमेंट कहां से कहां होगी? बोलो, पोटेशियम की मूवमेंट कहां से कहां होगी? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? तो आप ये कहोगे कि सर पोटेशियम की मूवमेंट होनी चाहिए अंदर से बाहर। सर अंदर से बाहर ही क्यों? क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर के। तो ट्रांसपोर्ट होगी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब मेरा सवाल ये है कि अगर पोटेशियम बाहर जा रहा है तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या ताल्लुक है? सोचो, एक पॉजिटिव आइन है, वो पॉजिटिव आइन अंदर से बाहर जा रहा है। जब वो पॉजिटिव आइन अंदर से बाहर जा रहा है तो अंदर पॉजिटिव आइन की कमी होगी या नहीं होगी? बोलो, अंदर पॉजिटिव आइन की कमी होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। जब अंदर पॉजिटिव आइन की कमी होगी तो इसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगी या नेगेटिविटी जनरेट होगी? बोलो भाई, जल्दी बोलो। अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगी या नेगेटिविटी जनरेट होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अंदर नेगेटिविटी जनरेट होगी। यानी कि पहला फैक्टर तो हमने पढ़ लिया, और वो पहला फैक्टर कौन सा था? वो पहला फैक्टर ये है कि पोटासियम लीकी चैनल ज्यादा है, जिसकी वजह से पोटासियम अंदर से बाहर जा रहा है। जब पोटासियम अंदर से बाहर जा रहा है तो अल्टीमेटली अंदर नेगेटिविटी आ रही है, बाहर पॉजिटिविटी आ रही है। अब अब आगे देखो। अब आगे द सेकंड फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सेकंड फैक्टर भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। दैट इज द सोडियम पोटासियम। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी का है, सोडियम पोटासियम एटीपीएस। अब ये सोडियम पोटासियम एटीपीएस करता क्या? देखो, ये सोडियम पोटासियम एटीपीएस, याद रखना, ये करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपीएस का मतलब है एटीपी इस्तेमाल करता है। एटीपी इस्तेमाल करने वाले का मतलब ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। सही। अभी एक बात याद रख लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूँ, जिंदगी आसान होती रहेगी। सही। चलो, अब देखो, इसके अंदर क्या याद रखना है। सपोज दिस इज द न्यूरॉन। दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। दिस इज द इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट। आपको पता है कि बाहर सोडियम ज्यादा है, पोटासियम कम है। अंदर पोटेशियम ज्यादा है,
सोडियम कम है, यही कहानी तो अब तक हम पढ़ के आ रहे हैं। Right. अब कितने गुना कम है कितने गुना ज्यादा है, ये सब हम देखेंगे उसके सर्च में। अब मेम्ब्रेन में एक ऐसा प्रोटीन मौजूद है जिसे आप पंप प्रोटीन कहते हो। पंप प्रोटीन क्या होता है उस पर अभी बात नहीं करनी, बट ये करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का क्या मतलब है भाई? सोडियम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऐसे ही होता है, बोलो मेरे साथ, ऐसे ही होता है। हाँ कहना, बोलो भैया, ऐसा ही होता है। अब जब ऐसा होता है, अब जब ऐसा होता है, बहुत आहिस्ता इसीलिए लेके चल रहा हूं। अब जब ऐसा होता है तो मुझे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी है, किसकी? सोडियम और पोटेशियम की। तो नाम ही सब कुछ बता रहे हैं कि भाई सोडियम की ट्रांसपोर्ट कहां से कहाँ होगी। अब देखो, यहां पे एक पंप मिलता है, एक एक प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन में, न्यूरोलीमा में, एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, या इसे आप सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। अब ये करता क्या है? ये करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। होता यह है कि ये तीन सोडियम को तीन सोडियम को तीन सोडियम को अंदर से लोड करता है, तीन सोडियम को अंदर से लोड करता है। हालांकि अंदर सोडियम कम है लेकिन उसके बावजूद भी अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन जा रहा है। तीन सोडियम को लोड करता है और इन तीन सोडियम को विद द हेल्प ऑफ एटीपी उठा के अंदर से बाहर फेंकता है। पर इसके बदले में ये सिर्फ दो ही पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। पोटेशियम अंदर ऑलरेडी ज्यादा है, बाहर कम है, बट क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो तीन सोडियम अंदर से बाहर जा रहे, लो टू हाई जा रहे, और उसके बदले में दो दो पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहे। अब मेरा सवाल यह है कि तीन पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर जा रहे और उसके बदले में दो पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे, तो क्या अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन में कमी आ रही है? बोलो भाई, अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन में कमी आ रही है? आप बोलोगे बिल्कुल। तीन सोडियम बाहर जा रहे, अगर मेम्ब्रेन में कोई चेंज नहीं आना था तो तीन सोडियम बाहर जाते हैं, तीन पोटेशियम अंदर आते, बट ऐसा नहीं हो रहा। तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं, उसके बदले में दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो अंदर कितने की कमी हो रही है? अंदर एक नेगेटिव आयन की कमी हो रही है। अंदर एक नेगेटिव आयन की कमी हो रही है। जब अंदर नेगेटिव आयन की कमी हो रही है तो अंदर क्या जनरेट होगी? नेगेटिविटी, क्योंकि ये पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप तो हर वक्त काम कर रहा है ना। और बाहर क्या जनरेट होगी? पॉजिटिविटी। यस, नहीं नहीं, देखो होता यह है कि ये तीन सोडियम को यहां पे बाउंड करता है और बाहर से दो पोटेशियम को बाइंड करता है, एटीपी यूज करता है, और एक को बाहर एक को अंदर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगी इस तरीके से। ये समझो, ये इसके दो हाथ है, एक हाथ यहाँ है एक हाथ यहाँ। तो ये तीन सोडियम को इस तरीके से बाहर फेंकेगा और दो पोटेशियम को अंदर, इस तरीके से सही है? इस तरीके से मूवमेंट। गॉट इट? नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप नॉर्मली काम बंद नहीं करता, सही है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, बाहर पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है। अब मैंने इस कहानी के अंदर आपको क्या बताया? मैंने इस कहानी को यह बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या कह रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप तीन सोडियम को बाहर भेज रहा है और उसके बदले में दो पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है,
और इस सब की वजह से एक नेगेटिव आइन की कमी हो रही है, डेफिसिट हो रहा है इनसाइड। इतना क्लियर? बोलो भाई, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चल, अब आ जाओ आप। अब वो कौन सा तीसरा फैक्टर है जो नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है? सो द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन। अब ये नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन की क्या कहानी है? देखो, लेट सपोज अगेन वी आर मूविंग टू हियर, दिस इज द न्यूरोलीमा, ये है पोटेशियम लीकी चैनल, ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा है, अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां से पोटेशियम बाहर जा रहा है, और यहां से दो पोटेशियम अंदर, उसके बदले में तीन सोडियम बाहर। इतना याद है। सर क्या कोई और फैक्टर भी है जिसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है? यस, देयर इज अनदर फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आइंस। याद रखना, जो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं वो नॉर्मली सेल के अंदर ज्यादा होते हैं। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज आइंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। सर कौन से आइंस? फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, क्लोराइड आइन, फॉस्फेट आइन, और सल्फेट आइन। नॉर्मली ये सेल के अंदर ज्यादा होते हैं। जब ये सेल के अंदर ज्यादा होते हैं तो अंदर नेगेटिविटी जनरेट रहेगी या नहीं रहेगी? बोलो भाई। हाँ कह रहा हूँ। हाँ, हाइड्रोक्सिल आयन बिल्कुल जनरेट रहेगी। अब इस सब की वजह से होता क्या है? इस सब की वजह से बाहर पॉजिटिविटी रहती है और अंदर नेगेटिविटी रहती है। इसी वजह से अगर आप पोटेंशियल मीटर लगाओगे, वोल्टेज मेजर करना चाहोगे मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, तो आपको बजाय जीरो मिलने के आपको एक वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट इज -70 मिली वोल्ट। सर माइनस क्यों कह रहा हूं? अंदर के हिसाब से, अंदर क्या अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूं -70 मिली वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू फॉर RMP। सर -70 होती है? नहीं, -70 नहीं होती, -70 टू -90 होती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सेल। इतना क्लियर है? इस वक्त किसी भी किस्म का कोई इस वक्त किसी भी किस्म का आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन में अब तक कोई भी क्या जनरेट नहीं हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, right? अब लेट सपोज अब लेट सपोज कोई स्टिमुलस आता है। क्या आता है? स्टिमुलस आता है। अब जब स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस क्या होता है? नहीं, हाउ कैन यू डिफाइन द स्टिमुलस?
हाँ भाई, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी किस्म का चेंज आ, लेट सपोज कोई चेंज आ, अब होगा क्या। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन बनाता हूँ। दिस इज द न्यूरोलीमा। आपको पता है कि बाहर पॉजिटिव आइन ज्यादा है, अंदर नेगेटिव आइन ज्यादा है। जब ऐसी कंडीशन है तो इस वक्त मेम्ब्रेन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। इस वक्त मेम्ब्रेन कौन सी कंडीशन पे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। अब देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मैंने वैल्यू बताई -70 मिली वोल्ट, या कुछ बुक्स के अंदर -90 भी मिलता है, -70 टू -90। आप -70 आ, सेकेंड। लेट सपोज कोई स्टिमुलस आया। अब कोई स्टिमुलस जब आएगा तो क्या होगा? सपोज दिस इज द न्यूरोलीमा। अब जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने की वजह से, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने की वजह से हुआ ये कि मेम्ब्रेन के वोल्टेज में आया चेंज। अब देखो आगे से क्या आ रहा है? स्टिमुलस आ रहा है। आगे से क्या है? स्टिमुलस आया। जब आगे से स्टिमुलस आया तो मेम्ब्रेन के वोल्टेज में आया चेंज, और जब मेम्ब्रेन के वोल्टेज में आया चेंज तो हुआ ये कि अब मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो -70 से चेंज होना शुरू हुआ, और वो जाना शुरू हुआ पॉजिटिविटी की तरफ, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ। पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब ये है कि अंदर बढ़ रही है पॉजिटिविटी, बाहर बढ़ रही है नेगेटिविटी। अब होगा ये कि ये -70 से वैल्यू जाना शुरू होगी पॉजिटिविटी की तरफ। कितनी पॉजिटिविटी की तरफ? ये वैल्यू जाएगी -55 मिली वोल्ट तक। और ये वो पोटेंशियल है, ये वो वोल्टेज है जिसके ऊपर न्यूरोलीमा में मौजूद है कौन से चैनल? न्यूरोलीमा में मौजूद है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल क्या करेंगे? ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ये करेंगे कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जैसे ही -70 से -55 पे जाएगा, तमाम के तमाम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुल जाएंगे। अब जब तमाम के तमाम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलेंगे तो सोडियम बाहर से बहुत तेजी से अंदर आना शुरू। सर क्या एक चैनल खुलेगा? नहीं, बहुत सारे चैनल एक साथ खुल जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक? एनीवन? आई वुड बी रियली इंप्रेस्ड बाय समवन, कोई अगर मुझे ये बता दे, इज इट पॉजिटिव फीडबैक और इज इट नेगेटिव फीडबैक? इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। स्टिमुलस आया पॉजिटिविटी का, आपने उसे और बढ़ा दिया, आपने उसे और बढ़ा दिया। सो द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आज तक ये आपने एग्जाम्पल नहीं पढ़ी होगी, ये पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को। क्लियर है? अब सर जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलेंगे तो सोडियम अंदर आएगा। सोडियम का अंदर आना कहलाता है सोडियम इनफ्लक्स। अब जब सोडियम अंदर आएगा तो अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आइन। जब अंदर पॉजिटिव आइन आएगा तो मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी या नेगेटिविटी की तरफ जाएगी? तो आप कहोगे मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। तो ये मेम्ब्रेन -70 से -55 पे पहुंची। -55 पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जैसे ही खुले, अब मेम्ब्रेन में बहुत तेजी से सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ा, बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू हुआ। जब बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू हुआ तो मेम्ब्रेन में नेगेटिविटी कम हुई और मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो गई। -55 से जाएगी -45, -45 से -35, -35 से -25, -25 से इवन
विद इन मिली सेकेंड्स ऑफ विद इन मिली सेकेंड्स सोडियम इतना ज्यादा अंदर आ जाएगा कि मेम्ब्रेन -55 से 0 मिली वोल्ट और जीरो से +50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगी। इस कंडीशन में हुआ क्या? इस कंडीशन में हुआ ये कि बाहर अंदर पॉजिटिव आइन बहुत ज्यादा आ गए और बाहर नेगेटिव आइन ज्यादा हो गए। पहले मेम्ब्रेन थी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब इसका रिवर्स हो गया, यानी कि मेम्ब्रेन पहले थी पोलराइज्ड, अब जब रिवर्स हुआ तो इसे आप क्या कहोगे? बोलो भैया मेरे साथ। इसे आप क्या कहोगे? डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज्ड हो गई। सो मेम्ब्रेन इज नाउ डीपोलराइज्ड। इतनी कहानी क्लियर? इज इट क्लियर? चलो अब आ जाओ आप। थर्ड, ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। अब इस वक्त मेम्ब्रेन है +50 मिली वोल्ट पर। अच्छा, अब एक बात करना रह गई। अब एक बात करना रह गई, वो क्या बात थी? सोचो, जैसे ही पोटेंशियल -70 से -55 पे पहुंचा, इस पोटेंशियल पे, इस वोल्टेज पे मेम्ब्रेन में मौजूद वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले और सोडियम अंदर आया। जब सोडियम अंदर आया, जब सोडियम अंदर आया, सोडियम इनफ्लक्स हुआ, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ। और अब मेम्ब्रेन जैसे ही -55 पहुंची, मेम्ब्रेन वोल्टेज में -55 पहुंचा, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुल गए। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले, एक एक इंपल्स जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, जो कि आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। यानी कि अगर -55 से कम वोल्टेज होता मेम्ब्रेन का, अगर लेट सपोज आगे से जो स्टिमुलस आ रहा है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि मेम्ब्रेन -55 तक पहुंचती, तो क्या वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलते? मेरे साथ बोलो भाई, बोलो। नहीं खुलते। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल नहीं खुलते, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है ये होता? बोलो मेरे से, होता? नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है ना, ये हुआ है मेम्ब्रेन के इस -55 पे पहुंचने की वजह से। यानी कि अगर पोटेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि मेम्ब्रेन -55 पे पहुंचती, तो ये एक्शन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जनरेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने -55 बोला, -55 क्या? थ्रेश होल्ड। जब तक मेम्ब्रेन इसको क्रॉस नहीं करेगी, तब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। यानी कि वो स्टिमुलस जो थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर सकता है, सिर्फ वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। और वो स्टिमुलस जो थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं कर सकता, वो किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। तो अगर कोई -55 से कम वोल्ट जनरेट कर, -55 से कम डिफरेंस लेकर आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई -60 लेकर आता है, तो अब भी मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करेगी। इस वक्त आप ये कहोगे कि कौन सा स्टिमुलस है? सब थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि सर ये -55 तक कैसे आया? ये -55 तक कैसे आया? देखो, इसकी एग्जाम्पल देता हूं। ये वो लोग सुने जिनको समझ में आ सकती है, जिनको नहीं समझ में आती वो भूल जाए। क्लियर है? भूल जाना।
फॉर एग्जाम्पल आपका ये हाथ, इस हाथ पे क्या है, रिसेप्टर्स है, टच रिसेप्टर्स। आपने किसी चीज को टच किया, अब आपने जैसे ही किसी चीज को टच किया, इस रिसेप्टर ने इस टच स्टिमुलस को डिटेक्ट कैसे किया? जैसे ही आपने इस रिसेप्टर पे किसी, इस रिसेप्टर को टच किया, इस रिसेप्टर में मौजूद है मैकेनिकली गेटेड सोडियम आयन चैनल। जैसे ही आपने टच किया, मैकेनिकल स्टिमुलस आया, सोडियम अंदर जाना शुरू हुआ, मेम्ब्रेन -70 से -55 पे पहुंची, मेम्ब्रेन -55 पे पहुंची, तो अब कौन से चैनल खुल गए? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होकर आगे तक पहुंच गया। ये बात जिसको समझ में आती है वो सुने, जिसको नहीं आती नहीं। क्लियर? जिन दो ने पूछा था उनको जवाब मिल गया? जवाब मिल गया? चलो, अब आ जाओ आप। इसी तरीके से आई आई भी एक तो रिसेप्टर है ना। अगर इतनी लाइट पड़ी, ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, वैसे तो इसका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, लेकिन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट। सही है, चलो अब आ जाओ आगे। कई तरह के चैनल्स होते हैं। चलो, अब मैंने आपको क्या कहा, -55 पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले। अब जब अब जब -55 पे मेम्ब्रेन पहुंची और वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले, तो इस वक्त पॉजिटिव आयन अंदर आना शुरू हुआ। जब पॉजिटिव आयन अंदर आना शुरू हुआ ना, तो आप ये कहोगे कि अब एक ऐसा पोटेंशियल आ चुका है कि मेम्ब्रेन एक्शन में आ गई, मेम्ब्रेन अपना काम करना शुरू हो गई है। यानी -55 पे, -55 वो पोटेंशियल है जिसपे मेम्ब्रेन ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। सो दिस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, या इसे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। -55 वो पोटेंशियल है जिसपे पॉजिटिव आइन अंदर आए, सोडियम आइन अंदर आए। सोडियम आइन जैसे ही -55 जैसे ही आया, तो सोडियम आइन के अंदर इन्फ्लक्स शुरू हुआ और मेम्ब्रेन एक्शन में आ गई। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सर कितनी देर के लिए सोडियम चैनल खुला रहेगा? विद इन मिली सेकेंड्स, और विद इन मिली सेकेंड्स ये -55 से वैल्यू +50। अब मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डीपोलराइज हो गई। मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज हो गई। अब जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो इस वक्त पोटेंशियल है -50, +50। अब होगा ये कि जैसे ही पोटेंशियल +50 पे पहुंचेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हो जाएंगे बंद। क्या बंद हो जाएंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हो जाएंगे बंद। और अब खुलेंगे कौन से चैनल? अब खुलेंगे वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल। यानी कि पोटेशियम आयन चैनल कब खुलते हैं? जब पॉजिटिव, जब वैल्यू कितनी हो जाती है? +50। अब होगा ये कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल के खुलने की वजह से अब पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू। अब जब पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू होगा, तो पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है। जब पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, तो अंदर पॉजिटिव आयन की ज्यादती होगी या कमी होगी? पॉजिटिव आइन बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। पॉजिटिव आइन कम होगा। जब पॉजिटिव आइन कम होगा, तो मेम्ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ जाएगी या पॉजिटिविटी की तरफ? तो आप कहोगे नेगेटिविटी की तरफ। यानी कि जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल खुलेगा, तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है +50, +50 से ये आएगा +40, +40 से +30, +30 से +20, +20 से +10, +10 से 0। सर कहां तक जाएगा? ये जाएगा तकरीबन -70 मिलियन। अब याद करो, ये वो पोटेंशियल था जिस पोटेंशियल से आप चले हुए। यानी कि जब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, तो वापस क्या होगा? वापस बाहर पॉजिटिविटी आप जनरेट करोगे और अंदर नेगेटिविटी जनरेट करोगे। दोबारा आपने क्या कर लिया? मेम्ब्रेन को पोलराइज कर लिया। इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? बोलो भाई, इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे?
इस सिचुएशन को आप कहोगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, गॉट इट? गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब होगा ये अब होगा कि ये जो ये जो बेटा, भले से लीकी चैनल खुले, इसका जवाब मैं एंड पे दूंगा, अभी रुक जाओ। अब होगा ये कि मेम्ब्रेन रीपोलराइज हुई, बट गौर करो तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है ना, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। और जब ये बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं ना, तो होता ये है, बिकॉज देर इज स्लाइट डिले इन द क्लोजर ऑफ दिस वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, क्योंकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल को बंद होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस दौरान मेम्ब्रेन -70 से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू पे चली जाती है, कि ज्यादा पॉजिटिव आइन बाहर चले जाते हैं, और मेम्ब्रेन बजाय -70 पे रुकने के पहुंच जाती है -90 तक। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्लाइट डिले स्लाइट डिले इन क्लोजर ऑफ पोटेशियम आयन चैनल। अगेन मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव है, अंदर दोबारा नेगेटिव। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त इस वक्त मेम्ब्रेन दोबारा किस कंडीशन पे आ गई है? अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो गई, बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई। बट सवाल ये है कि सर, इसको मैंने रीपोलराइजेशन क्यों कहा, इसको मैंने आरएमपी क्यों नहीं कहा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरएमपी एंड दिस स्टेट। अच्छा, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हो गई है, इसे आप कहते हो हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हो? हाइपर पोलराइजेशन। अब मेरा सवाल ये है कि लेट सपोज लेट सपोज हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट की बात करें। क्या हाइपर पोलराइजेशन जैसे ही खत्म होगी, वैसे ही नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा? नहीं। क्यों? देखो, इस 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 स्टेज पर भले से अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई है, बाहर पॉजिटिविटी कम हो गई है, बट क्या आयन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है या नहीं? क्या आयन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है। भाई, जब हम आरएमपी से चले थे, तो आरएमपी में बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर पोटेशियम ज्यादा था। बट जब डीपोलराइजेशन हुई तो सोडियम अंदर आया, और ये सोडियम बाहर नहीं गया, बल्कि पोटेशियम बाहर गया। तो अब कहानी रिवर्स हो गई। बाहर पोटेशियम ज्यादा हो गया, अंदर सोडियम ज्यादा हो गया, लेकिन चार्ज अभी भी वैसे ही है। चार्ज अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, लेकिन आयन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। बिल्कुल नहीं। इस वक्त इस वक्त क्योंकि सोडियम जो अंदर आया था वो बाहर नहीं गया, तो अंदर सोडियम ज्यादा हो गया, और बाहर पोटासियम ज्यादा हो गया। अब अगर मुझे अब अगर मुझे इस स्टेट को वापस आरएमपी पे लेके जाना है, तो वापस आरएमपी पे ले जाने के लिए कौन काम करेगा?
अब इधर देखना, बहुत आहिस्ता से पढ़ा रहा हूं इसलिए सुकून से सुनना। अब होगा ये कि अब इस कंडीशन को वापस रिवर्स करने के लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, वो काम करेगा। इस वक्त मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है -90, और उस चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और उसके बदले में 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। और अल्टीमेटली ऐसे सोडियम बाहर जाता रहेगा, पोटेशियम अंदर आता रहेगा। तो मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, वो दोबारा क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। सोचो, अगर मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में हो और हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट पे दोबारा एक्शन पोटेंशियल आ जाए, तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बाहर सोडियम ज्यादा नहीं होगा, अंदर पोटेशियम ज्यादा नहीं होगा, तब तक नया नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा। इस वक्त जब मेम्ब्रेन भले से अंदर नेगेटिव हो गई है, बाहर पॉजिटिव हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकती। इस पीरियड को आप नाम देते हो रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या कहते हो? रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन वापस अपनी ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रही है। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर होती है? इज इट क्लियर? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इज इट क्लियर? बोलो मेरे साथ। मजा आया ये कॉन्सेप्ट पढ़ के? मजा आया ये कॉन्सेप्ट पढ़ के? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बोलो भैया, मजा आया कॉन्सेप्ट पढ़ के? चलो, अब हम पढ़ेंगे एक चार्ट, और वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, अब हम पढ़ेंगे एक चार्ट, और वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, सही है। उसको भी हमने डिस्कस करना है, बट चलो। अब एक मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और अगला मैं। अब सवाल ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल फैलेगा कैसे? ये एक्शन पोटेंशियल जाएगा कैसे? देखो, सिंपल सी बात है। बट बिफोर दैट, सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। सबसे पहले मेम्ब्रेन थी -70 पे, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन पे। एक स्टिमुलस आया, बट वो स्टिमुलस इतना इतना पावरफुल नहीं था कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता। तो मेम्ब्रेन से इतना नेगेटिव हुई, और इतना नेगेटिव होके वापस चली गई। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। इस स्टिमुलस को कहते हो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, पढ़ चुके हो। अब एक दोबारा पोटेंशियल आया, बट इस वक्त मेम्ब्रेन ने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया। जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, वैसे ही अचानक से बहुत सारे सोडियम आयन चैनल खुले, और वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल की वजह से क्या हो गई? डिपोलराइजेशन। अब जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले, और सोडियम आयन चैनल की खुलने की वजह से डिपोलराइजेशन हुई, इस वक्त इस वक्त सोडियम आयन चैनल खुल गए और सोडियम अंदर आ। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंचा +50 या +30 तक, डिपेंड्स, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिले। मैं कहता हूं +50 तक पहुंचा। ये वो पोटेंशियल है जिसपे तमाम के तमाम सोडियम आयन चैनल क्या हो गया? बंद हो गया। अब खुल गए वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल खुले, मेम्ब्रेन दोबारा से पॉजिटिव आयन बाहर जाने लगे,
और मेम्ब्रेन रिपोलराइज हो गई। बट ये -70 पे कहानी नहीं है, क्योंकि देयर इज अ डिले इन द क्लोजर ऑफ द पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेम्ब्रेन -70 से और नेगेटिव हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। अब -90 पे भले से आके आपका पोटेशियम चैनल तो बंद हो गए, बट मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो गई। अब मेम्ब्रेन को वापस अगर आपने दोबारा अपनी आयनिक कंडीशन पे लेकर आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम पंप चलाना पड़ेगा। और मतलब सोडियम पोटेशियम पंप भी चलेगा, एंड अल्टीमेटली मेम्ब्रेन दोबारा क्या हो जाएगी, -70। अब सवाल ये होता है कि सर रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या था। सोचो, एक स्टिमुलस आया और वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, और इसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो रही होती है। अगर डीपोलराइजेशन के दौरान, अब मेरा सवाल बहुत गौर से सुनना, अगर डीपोलराइजेशन के दौरान एक और एक और स्टिमुलस आ जाए, तो क्या ये न्यूरॉन उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा? बोलो मेरी बात, बोलो भैया। नहीं करेगा। क्या रीपोलराइजेशन के वक्त अगर कोई नया स्टिमुलस आया, तो मेम्ब्रेन उस नए स्टिमुलस को एंटरटेन करेगी? आप कहोगे नहीं करेगी, क्योंकि मेम्ब्रेन अभी पिछले वाले को ही रिपोलराइज कर रही। बट लेट सपोज लेट सपोज हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट पे, हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट पर एक नया पोटेंशियल आया। अब अगर हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट पे एक नया पोटेंशियल आया ना, तो उसको पहले से ज्यादा मुकाबले में स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचे, तभी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। यानी कि हाइपर पोलराइजेशन पे एक स्टिमुलस आया, तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होगा, तभी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड, वो पीरियड जिसमें नया स्टिमुलस की इंटरटेन नहीं हो सकता, वो दो तरह का हो गया। एक ये वाला जहां पे कोई भी नया स्टिमुलस इंटरटेन नहीं होगा, एक ये वाला जहां पे नया स्टिमुलस इंटरटेन हो सकता है, बट अगर वो पहले के मुकाबले से क्या हो, ज्यादा हो। रिफ्रैक्टरी पीरियड समझ में आ गया? अब इधर देखना, अब इधर देखना। रिफ्रैक्टरी पीरियड दो तरह का हो गया। एक को आप कहोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट वो है जिसपे कोई भी नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और एक है जिसे आप कहते हो रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टरी की टर्म समझ में आ गई भैया? बोलो, बोलो, क्लियर है? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स डिफरेंट है, पोटेशियम लीकी चैनल्स डिफरेंट है, दोनों का स्टिमुलस डिफरेंट है। इज इट क्लियर? मजा आया? ये टॉपिक पढ़ के मजा आया? हाँ, काम